भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। विपक्ष ने गरीबों की भावनाओं से खेला और समाज को जाति के आधार पर बांट दिया। वे अब भी यह पाप कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह बयान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस समय आया था जब बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था। नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना कराई थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव लंबे समय से देशव्यापी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और भाजपा इसके विरोध में ही थी। लेकिन अब आरएसएस ने कहा है कि जाति जनगणना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस तो सवाल यह है कि क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीति? तो बिना राजनीति किए इसे हल किया जा सकता है। जाति जनगणना से किस बात का डर है? आरएसएस ने फिर बाद में यह भी कहा कि जाति जनगणना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बहुत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। आरएसएस अब देखा आपने कैसे भाजपा और आरएसएस मिलकर सामंजस्य बिठाना चाह रहे हैं। भाजपा मना कर रही है। आरएसएस जो कल तक मना कर रही थी अब सीधे सीधे नहीं कह पा रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं। वो बस इस मुद्दे को निपटाने की बात कर रही है। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसका समर्थन कंगना रनौत की करती। कंगना तो साफ कहती है कि जाति जनगणना नहीं होगी। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम लोग जो कल तक जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि इससे जातीय बंटवारा होता है, इससे हम एक नहीं रहेंगे, आज प्रधानमंत्री के जाति जनगणना कराने की पुष्टि करने के बाद क्या इन सब की विचारधारा एक रात में बदल गई होगी? क्या हृदय परिवर्तन इतना अचानक हुआ होगा कि एक घंटे में ही एक विरोधी समर्थक बन गया होगा? ये तमाम लोग जो आज ट्विटर पर जाति जनगणना की मंजूरी को एक मास्टर स्ट्रोक और समाज को सबका साथ सबका विकास के नाम की बधाई देते नहीं थक रहे हैं, ये वही तमाम लोग हैं जो आज से 3 महीने पहले जाति जनगणना को इस देश की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर बता रहे। अब आइए जानते हैं कि जाति जनगणना जरूरी क्यों है और क्यों होनी चाहिए। जब हिस्सेदारी और भागीदारी में सामंजस्य की बात आती है तो वो भी जाति जनगणना का समर्थन करते नहीं नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं पंथ पेपर्स। जाति जनगणना के इस मुद्दे पर आरएसएस और बीजेपी अब अलग अलग मत वो क्यों थे? क्या ओबीसी एससी एसटी से हिंदू एकता की बात सिर्फ वोट लेने तक ही सीमित थी? अगर नहीं तो बीजेपी में पहले जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई? जब बात बराबर हिस्सा लेने की आती है तो हमें क्यों भाजपा को जाति जनगणना से डर लगने वाली चिंता सताने लगती है? इसके साथ ही आरएसएस और बाबा साहब अंबेडकर के उस रिश्ते की भी बात करेंगे जिसकी वजह से आज आरएसएस बड़ा संगठन बनता जा रहा है। अब आंकड़े जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आप समझिए कि जाति जनगणना क्यों जरूरी थी और क्यों भाजपा मजबूर है। देश में कुल सवर्ण जनसंख्या 23% भी नहीं है, लेकिन उसके पास जो संपत्ति है वो इस देश की पूरी संपत्ति का लगभग 89% हिस्सा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिसर्च कहती है कि देश की कुल संपत्ति में सवर्ण संपत्ति 89% तक है, जबकि ओबीसी की जनसंख्या 50 के आसपास अनुमानित की गई है। इस चार्ट को देखिए 2014 से जब से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि खुद को एक ओबीसी मानते हैं, ओबीसी की संपत्ति लगातार कम होती गई है। राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में जातिगत जनगणना का मुद्दा तो उठाया और कहा कि इससे पता चलेगा कि अलग अलग क्षेत्रों में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है। देश में 90% आबादी एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक की है, लेकिन मीडिया, प्राइवेट संस्थानों, नौकरशाही, कॉरपोरेट और इन आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं मिल पा रही। राहुल गांधी अब आबादी के हिसाब से किसे कितना हिस्सा चाहिए ये तो तय कैसे होगा, और आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना भी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है।
क्योंकि बीजेपी क्यों सवर्णों की पार्टी कही जाती है, इसके बारे में भी एक चार्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का। सवर्णों के 79% वोट्स बीजेपी को, उनके साथ गठबंधन वाली पार्टियों को मिले। यही हाल लगभग थोड़े आगे पीछे होकर पूरे देश में रहता है। जरा सोचिए क्या वजह है कि लगभग क्यों सारे सवर्ण मिलकर भाजपा को ही वोट करते हैं। अब आप सवर्णों के वोटिंग के इस आंकड़े का संबंध भाजपा की जाति जनगणना ना कराने की प्रतिबद्धता से जोड़िए। मसला यही है कि सवर्णों का एक बड़ा तबका नहीं चाहता है कि इसके पास जो कुछ है जनसंख्या के हिसाब से बांट दिए, या उनकी बड़ी बड़ी संस्थाओं में जो प्रतिनिधित्व है उनके पास कहीं और जो अवसर है उन सबका मूल्यांकन। यही वजह है कि भाजपा जाति जनगणना करवाने के लिए अपने वोटर्स को खोना नहीं चाहती। आइए अब इसे शुरू से समझते हैं। साल 2010 में जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, संसद के भीतर भाजपा ने दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे जाति जनगणना के मुद्दे पर तर्क दे रहे थे। कह रहे थे कि अगर ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई तो उनको न्याय देने के लिए 10 साल और लग जाएंगे। लेकिन इसके बाद जब भाजपा सत्ता में आई और मजबूती से आई, तब समय के अनुसार 2021 में जनगणना होनी थी, तब वो नहीं कराई। तब इसी साल संसद में भाजपा से एक सवाल किया गया कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। इस पर सरकार लिखित रूप से जवाब देती है कि सिर्फ SC ST OBC क्यों ही गिना जाएगा, बीजेपी सरकार यानी ओबीसी जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं। कहने का मतलब है कि केंद्र की सत्ता में जो भी पार्टी होती है वो जाति जनगणना को लेकर आनाकानी करती ही है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो भाजपा। विपक्ष में जब ये पार्टियां होती हैं तो जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाती हैं। भारत में आखिर बार ब्रिटिश शासन के दौरान जाति के आधार पर 1931 में जनगणना हुई। आप सोचिए कि लगभग 90 साल बाद, 92, 93, 94 साल बाद हम इस जगह पर पहुंच पाए कि जाति जनगणना की मांग सरकार को मंजूर करनी। अब आप सोचिए जाति जनगणना से होगा ये पता चलेगा कि किस समाज के लोगों के पास कितने अवसर हैं, किसके पास इस देश की कुल संपत्ति का कितना हिस्सा है, कौन लोग हैं जो जमीनों के सबसे बड़े मालिक हैं, कौन लोग हैं जो गरीब हैं। ज्यादातर गरीब, पिछड़े, अनपढ़ किस तबके से आते हैं, वो कौन लोग हैं जिन्हें शिक्षा अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाई। और जब ये आंकड़ा मिलेगा तो फिर इसमें सुधार के नियम भी लागू होंगे। जब ये आंकड़ा मिलेगा तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात भी उठेगी। और जब ये बात उठेगी तो इस देश में जो असमानता का पैटर्न है, जो 80% इस देश के मेहनतकश लोग हैं जिन्हें 20% संसाधनों में सीमित रखा गया है, और जो 20% इस देश के लोग हैं जो 80% संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, इसका हस्तांतरण होगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया था। काका कालेलकर आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर माना कि पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया। हालांकि काका कालेलकर आयोग के सदस्यों में इस बात को लेकर बहस थी कि गणना जाति के आधार पर या आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। यानी ये आयोग इतिहास में महज एक कागज भरने तक ही सीमित रह गया। अब साल 1978 आया और देश में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी यानी सरकार थी। इस सरकार में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग बनाया गया, लेकिन साल 1980 के दिसंबर तक मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी की 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई। मंडल आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाए। हालांकि मंडल आयोग की सिफारिश पर अगले 9 साल तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की उस सिफारिश को लागू कर दिया जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग थी। वीपी सिंह के इस फैसले के बाद बवाल हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद बारी थी 1992 में दिए गए इंदिरा साहनी के ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें आरक्षण को सही माना गया लेकिन अधिकतम लिमिट 50% तय कर। अब साल था 2006। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू किया। इस मंडल आयोग की दूसरी सिफारिश को लागू कर दिया गया, जिसमें सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाने पर मोहर लग गई। इस बार भी विवाद हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये लागू हो गया। अब साल था 2010। कांग्रेस की सरकार थी और देश में जाति जनगणना की मांग उठने वाली थी। लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता खूब जोर लगाकर इसकी मांग उठा रहे थे। हालांकि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। साल 2011 में मार्च महीने में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जातीय जनगणना पर अपनी बात रखी
और ये हवाला दिया कि जो लोग इस जनगणना में काम करते हैं उनके पास इस तरह की ट्रेनिंग या अनुभव नहीं है। हालांकि लालू जैसे अपने सहयोगियों के दबाव में आकर कांग्रेस को जातीय जनगणना पर विचार करना पड़ा। प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनी, इसमें जनगणना के पक्ष में सुझाव दिए गए। इस जनगणना का नाम दिया गया सोशियो यानी इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सोशियो का पूरा करने में कांग्रेस ने 4800 करोड़ रुपए खर्च करे। जिलावार पिछड़ी जातियों को गिना गया और इसका डाटा सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय को दिया गया। जिससे कई साल बाद इस डेटा पर बात नहीं हुई। जब सरकार बदली तब थोड़ी बहुत सुगबुगाहट जरूर हुई, लेकिन जातीय जनगणना के डेटा को क्लासिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया। इस ग्रुप ने रिपोर्ट दी या नहीं इसकी जानकारी अभी तक नहीं। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने भी जाति के आंकड़ों को जारी करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब भाजपा और आरएसएस इस मुद्दे पर समान नजर नहीं आ रहे। भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि जातिवार जनगणना हो, मगर आरएसएस के दबाव ने उसे फैसला लेने पर मजबूर किया। 2 अगस्त को केरल में आरएसएस के मुख्य प्रवक्ता सुनील आम्बेडकर ने कहा कि जाति जनगणना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बहुत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण की दिशा में कोई भी कदम संबंधित समुदायों की सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। अनुसूचित आरएसएस के इस बयान में कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जातिवार जनगणना के पक्ष में है या विरोध में। देश में संविधान की बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं है। अब भाजपा तो जाति जनगणना करवा कर सवर्णों के वोट बैंक को खोना नहीं चाहती थी। जाति जनगणना होने पर ओबीसी, एससी, एसटी को भी साफ हो जाएगा कि सरकारों ने सिर्फ सवर्णों को ही मालामाल किया है, जबकि उसने वोट लेकर उनकी उपेक्षा की। अब समझते हैं कि आरएसएस स्पष्ट ही सही मगर जाति जनगणना के समर्थन में क्यों है। हिंदुत्व की राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले फ्रांसीसी विद्वान क्रिस्टोफर जेफरेलो ने साल 2020 में अपने एक लेख में लिखा था कि आरएसएस मराठी ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया एक संगठन था जिसने सभी जाति वाले हिंदुओं को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया? इसकी वजह थे बाबा साहब अम्बेडकर। जेफरेलो लिखते हैं कि असल में आरएसएस उस समय के महाराष्ट्र में अम्बेडकर की लीडरशिप, जब दलितों राजनीति का उदय हो रहा था उनकी लीडरशिप में, तो उनको दबाने के लिए एक ऐसा संगठन बनाया गया। अम्बेडकर ने पहली बार जाति विरोधी आंदोलन शुरू किया जिसमें महार सत्याग्रह और दलितों की मंदिर प्रवेश की मुहिम थी। आरएसएस को पता है कि सत्ता में बने रहने के लिए बहुजनों को साथ जोड़ना होगा क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा। इसी के तहत बीजेपी अब संगठन और सरकार ने जाति का खासा ख्याल रखती है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एक दलित को बनाया गया। राष्ट्रपति के पद पर बीजेपी ने जनजाति समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को मौका दिया। ये लोग भले ही एक डमी की तरह सत्ता को भोगने के कार्य कर रहे हो, लेकिन नाम तो होगा कि वो एससी और एसटी समुदाय से नियुक्त किए जाते हैं। इसी तरह से आरएसएस भी चाहता है कि जातिवार जनगणना हो, मगर उसके डेटा को उस तरह से प्रस्तुत ना किया जाए जैसा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आज दबे पांव ही सही, सत्ता के दबाव में ही सही, विपक्ष के दबाव में ही सही, इस देश की 80% कामगार आबादी के दबाव में ही सही देश के प्रधानमंत्री को जातिवार जनगणना पर झुकना पड़ा। उन्हें फैसला लेना पड़ा कि जनगणना होनी चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इस जनगणना के डेटा की पारदर्शिता और उसका वो एनालिसिस जो इस देश के 80% पिछड़े दलित तबके के समाज को अपलिफ्ट करे और अवसर की बराबरी। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसे और जानकारी मैं आपके साथ लेके आता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।